आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें एक है कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफियरेंस, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफियरेंस। सस्टेन इंटरफियरेंस का मतलब क्या होता है? सस्टेन की मीनिंग क्या होती है? जो चीज़ बनी रहे वैसे के ही वैसे ही फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरफियरेंस में क्या होता है? स्क्रीन के ऊपर इंटरफियरेंस बैंड ऑब्टेन होते हैं, फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ। तो सस्टेन इंटरफियरेंस की मीनिंग हो गई कि फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वैसा ही पैटर्न स्क्रीन पर बना रहे, ब्राइटनेस जो है, ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस वैसे ही रहे, उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो, मतलब वैसा ही पैटर्न फॉर लॉन्ग टाइम पे तक के लिए बना रहे। तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? पहली है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। इंटरफेरेंस आप लोग को पता है कि इंटरफेरेंस कब होता है? कि जब लाइट वेव्स आती हैं कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज और उनका सुपरपोजिशन होता है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं। तो दोनों सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज इफ यू रिमेंबर क्या होते हैं कि उनसे आने वाली लाइट वेव के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है या सेम फेज होता है। सेकेंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। जो लाइट वेव्स आ रही हैं कोहेरेंट सोर्सेज से, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो क्या होगा? फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न सही से ऑब्टेन नहीं होगा। थर्ड क्या है? ऐसे दो स्लिट रहती है ना, जिसमें से कि S1 S2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल d, याद होगा। तो ये शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो हम लोग इसको लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, थर्ड लिख ले, द डिस्टेंस बिटवीन टू coherent sources is as small as possible, बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, सस्टेन इंटरफेरेंस के। एक पॉइंट और है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड। जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जैसे टू लाइट्स वेव जब सुपरपोज करती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे निकलती है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलती है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट को कब ऐड हो जाती है और कब कैंसिल हो जाती है। यानी क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ आएंगे तो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो लिख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल must be followed। ठीक है, और एक लाइन और, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन मस्ट बी लार्ज या शुड बी लार्ज। डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स and screen should be large। तो ये नहीं बताया था और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफियरेंस, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या डिफरेंस है। अच्छा, जब इंटरफेरेंस, उसको डिफरेंस समझने से पहले एक बार हम लोग उसकी डेफिनेशन को याद कर लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग दोनों में डिफरेंस वन बाय वन देख लेते हैं क्या होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है?
आपको पता है कि जब टू लाइट वेव्स टू कोहेरेंट सोर्सेज से प्रोसीड करती हैं और उनका क्या होता है इन अ सेम डायरेक्शन, तो ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन एट सम पॉइंट इन स्पेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस और एट सम पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डिक्रीजेस। तो जहाँ पे इंक्रीज करती है उसे हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं, और जब डिक्रीज करती है तो डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एन अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। लाइट वेव का बेंड कर जाना, और जब वो अपर्चर से पास होती है, सामने स्क्रीन है, तो उस पर डिफ्रैक्शन बैंड्स या डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होता है। तो दोनों में अगर फ्रिंजेस में देख लो तो पता ही है क्या, तुम लोग को याद होगा, और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि दोनों का डिफ्रैक्शन पैटर्न में डिफरेंस होता है। अच्छा, तो मेन डिफरेंसेस क्या हैं? इंटरफेरेंस में टू कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, तो डबल स्लिट, हम लोग ने इसमें पढ़ा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट, टू कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, इसमें क्या होता है, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट। इसमें जो होता है इंटरफेरेंस क्यों होता है, लिख लेते हैं, ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन यानी ओवरलैपिंग, सुपरपोजिशन of waves coming from two coherent sources। पता है? अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक ही स्लिट होती है और उस स्लिट से क्या निकलता है, वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट्स में जो तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे एक्ट्स करते हैं, एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो एक ही वेव फ्रंट में देयर आर मेनी सोर्सेस, और वो उन जो सोर्सेज है उनसे क्या निकलती है, जो सेकेंडरी वेव्स होती है उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, किसकी, सुपरपोजिशन होता है बिटवीन द वेवलेट्स। तो लिख लेते हैं पहले, ड्यू टू सुपरपोजिशन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ड्यू टू सुपरपोजिशन बिटवीन वेवलेट्स, यहां पे वेव्स रहती हैं और यहां पे वेवलेट्स, वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम different points of same wavefront of a single slit, वहां पे तो डबल स्लिट रहती है। अब ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे वेवलेट्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है, तो यहाँ पे अभी हम लोग डिफरेंसेस लिख लें। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, अगर जो ब्राइट बैंड्स मिलते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द ब्राइट बैंड्स या ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, उनकी विड्थ क्या होती है, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की सेम होती है, सभी डार्क की भी सेम होती है, तो हमने ब्राइट लिख लिया, आर ऑफ सेम विड्थ। और यहां पे क्या होता है, द ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम विड्थ, फ्रिंजेस आर of not
सेम विड्थ। पता है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है उसमें सेंट्रल ब्राइट बैंड या फ्रिंज होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं, उसकी विड्थ जो होती है वो डबल होती है जो उसके बाद की ब्राइट फ्रिंजेस होती है, तो सेम विड्थ नहीं होती। लेकिन इंटरफियरेंस में क्या होता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, ऑल डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ। इसमें इक्वल विड्थ होती है सभी फ्रिंजेस की, लेकिन इसमें नहीं होती। तो अगर पैटर्न याद है तो एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने क्या बनाया था, ये पाथ डिफरेंस, इधर पाथ डिफरेंस ले लिया था, ठीक है, और ऐसे फ्रिंजेस बनी थी, और ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इक्वल, ठीक है, इक्वल विड्थ बनी थी। हमारा फिगर चाहे उतना इक्वल ना बन रहा हो, लेकिन ये सब क्या है, इक्वल विड्थ की, आपको याद है, ठीक है। और ये आई मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी भी देख लो सबकी सेम आ रही है, विड्थ भी सेम रहती है, और ये आई ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो सबकी इंटेंसिटी भी सेम रहती है, और विड्थ भी सबकी इक्वल होती है। और इसमें क्या होता है, अगर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बना लें, तो अगर ये सेंट्रल ब्राइट हो गया तो ये ओ पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये आपकी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सेकंड कैसा बनेगा, थर्ड कैसा बनेगा, ठीक है, ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे। तब ठीक से बना लेना है। तो क्या है, सबकी विड्थ क्या है, डिक्रीज करती चली जाती है, ठीक है। और अब एक नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देख लें, फोर्थ पॉइंट, 3 हो गए। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। इंटेंसिटी क्या होती है, जो उनकी चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। किसमें, इंटरफियरेंस में। लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ fringes goes on decreasing on either side of central bright fringe। ये सबसे ज़्यादा चमकीली बैंड होगा, उसके बाद की जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी चमक कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी, यानी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, और ये एग्जाम में आता है, आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेना। इंटेंसिटी ऑफ all bright fringes are same। और यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस goes on decreasing on either side of central bright band या central bright fringes, ठीक है। तो लिख लीजिए, डिफ्रैक्शन में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट fringes goes on decreasing on either side of central bright band। बस समझ गए। फिर इसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यानी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो एक तरह की उनकी इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस उनकी एक जैसी होगी, और जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हैं वो टोटली डार्क होंगी। तो ब्राइट और डार्क के बीच में गुड कंट्रास्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राइट सेंट्रल ब्राइट तो सेंट्रल जो इनका ब्राइट बैंड है या प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो तो ब्राइट रहेगा ज़्यादा, और उसके बाद की जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी उनकी इंटेंसिटी या चमक डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ पे पुअर कंट्रास्ट होगा। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, देयर इज अ गुड कंट्रास्ट between bright and dark
फ्रिंजेस या बैंड्स, और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, फिफ्थ पॉइंट है, ये कौन सा है, फोर्थ है। देयर इज अ पुअर कंट्रास्ट, पुअर कंट्रास्ट बिटवीन, BW लिख लिया, बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो ये डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो इस पे काफ़ी कुछ हो गया इस टॉपिक पे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल है और ये याद कर लेना है, पॉइंट्स को लर्न कर लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बहुत आता है, ये भी आता है। और व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, तो इसको हम लोग तैयार कर लें। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा देते हैं। इंटरफेरेंस का भी एक देख लेते हैं और एक डिफ्रैक्शन का। ठीक है, साफ हो नहीं रहा है ठीक से, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग देख लेते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मीन्स एक कलर की लाइट है। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। Interference pattern obtained on a screen kept 1.5 meter away from the plane of two slits. अगर फिगर देख लें, देखो ये एक स्लिट है, ऐसे बनता है आपका ना। तो ये सोर्स है S1 और ये क्या है आपका S2। दूसरा पेन ले लेते हैं। फिगर ध्यान रखो, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। तो वेवलेंथ तो इतनी है और यहाँ पे है स्क्रीन, तो स्क्रीन से बीच का डिफरेंस होता है D, और इन दो सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग स्मॉल d कहते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन ऑन स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द, तो ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो कैपिटल D लिख लिया हमने, 1.5 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। इन दो स्लिट्स के बीच में हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। इफ फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 1 नैनोमीटर, तो फ्रिंज विड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। कितनी है, 1.0 नैनोमीटर, इसमें इट मीन्स 1 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। समझ में आ गया? इतनी चीज़ें गिवन है और हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। तो हमें एक फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई टी। और हमें बीटा पता है, फ्रिंज विड्थ पता है, डी पता है, लैम्डा पता है, हमें डी निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डी इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन बीटा। वैल्यूज पुट कर दें। डी की वैल्यू क्या है, 1.5, तो 1.5 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा 600 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, वो तो हम लोग ने चेंज कर लिया, अपॉन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1 इंटू 10 टू पावर -9। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लो, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। समझ में आ गया?
तो ये फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा ही अगर एक और क्वेश्चन देख लें लिख के इंटरफेरेंस में, तो चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है, लेकिन उसके पहले जो अभी हम लोग ने सॉल्व किया था उसका आंसर 9 × 10⁻⁻4 है, 4 नहीं था। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, 1 मिनट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले का आंसर सही कर लेना, 9 × 10⁻⁻4 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो फिर सोचोगे कि आया नहीं। ठीक है, आंसर -4 है। देखिए, द फिगर शोज द पोजिशन, ये एक फिगर दिया हुआ है, पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस B1 एंड B2 ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O है और ये फर्स्ट ब्राइट है एंड ये सेकेंड ब्राइट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्यूट द वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो हमें क्या करना है कि वेव लेंथ ऑफ लाइट निकालना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में ये देखो, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस 1 मिलीमीटर दिया है, तो ये क्या है, स्मॉल d दिया हुआ है। तो हम पहले लिख लें d = 1 मीटर और स्मॉल d = भी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। 1 मीटर है कि मिलीमीटर है, एक मिनट चेक कर लूँ, 1 मिलीमीटर है। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस जो है आपका 1 मिलीमीटर है। एक मिनट, हाँ, और ये आपका 1 मिलीमीटर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर के। d दिया हुआ है, d दिया हुआ है, और हमें निकालना है वेव लेंथ यानी लैम्डा। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, बीटा = d λ/d, d λ/d। इसको एक बार और वो कर लें, चल नहीं रहा है ठीक से। बीटा = दूसरा पेन, ये भी नहीं चला, d λ/d। d पता, विड्थ नहीं पता है हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, तो बीटा नहीं पता है, बीटा क्या होता है, विड्थ। तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, तो B1O = B2O, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर का हाफ, तो 0.5 मिलीमीटर। यही तो विड्थ होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। यानी ये आपका ऐसे आ रहा है, बराबर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये ऐसे चला जाएगा। ये आ जाएगी आपकी, ये विड्थ होती है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 1 मिलीमीटर से, और ये हो जाएगी 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो लैम्डा = हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखिए लैम्डा = कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, बीटा d अपॉन कैपिटल D। वैल्यूज पुट कर दो, बीटा की वैल्यू आई है 0.5 × 10⁻³ ठीक है, बीटा स्मॉल d की वैल्यू आई है, गिवन है, दैट इज 1 × 10⁻³ अपॉन कैपिटल D की वैल्यू क्या है, 1 मीटर। तो यही आया आपका। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5, लैम्डा = आ जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ से दिखाई पड़ रहा है 0.5 है, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 336 और 1, ये आ गया आपकी। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए बस, और बाकी क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिएगा।